स्टूडेंट, तो अब हमने साइकेट्री स्टार्ट की हुई थी डेविडसन से। तो इसमें ईटिंग डिसऑर्डर से हमने एनोरेक्सिया नर्वोसा डिस्कस किया था। अब हम बुलिमिया नर्वोसा की तरफ आते हैं। बुलिमिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर है, लेकिन इसमें पेशेंट जो है वो यूजुअली उसका वेट नॉर्मल होता है, बीएमआई नॉर्मल होती है, जबकि एनोरेक्सिया नर्वोसा में बीएमआई भी कम थी और वेट भी कम था। और ये पेशेंट जो है ये अवॉइड नहीं करता। उस एनोरेक्सिया नर्वोसा में पेशेंट जो है वो हाई कैलोरिक फूड को भी अवॉइड करता था और ईटिंग को भी अवॉइड करता था, जबकि यहाँ पे पेशेंट जो है वो ओवर ईटिंग करता है, रिकरेंटली ओवर ईटिंग करता है और फिर उसको फेल होता है कि मैं फेट ना हो जाऊँ, तो इसके लिए वो सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग करता है और लेक्सेटिव लेता है। तो करेक्टिव मुहैया करता है। सबसे पहले बहुत ज़्यादा खाता है, उसके बाद करेक्टिव मुहैया करता है। वेट भी यूजुअली नॉर्मल होती है, बीएमआई भी नॉर्मल होता है, फैट भी नहीं होता और खाना भी सही कैलोरिक इंटेक लेता है। तो ये फीचर्स जो है इसको डिफ्रेंशिएट करती है फ्रॉम एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब ऐसे पेशेंट में क्लिनिकल फीचर्स में जो वेट है वो भी यूजुअली नॉर्मल होता है। वही चीज़ जो मैंने बताई, फैट भी नहीं होता पेशेंट, और पेशेंट में कोई कोमॉर्बिड इलनेस भी ज़्यादातर नहीं होता। लेकिन ये बुलिमिया नर्वोसा जो है इसके लिए जो पेशेंट सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग करता है, जो लेक्सेटिव लेता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बन सकते हैं ऐसे पेशेंट में। तो कॉम्प्लिकेशन में ये होता है जब पेशेंट सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग करता है तो वोमिटिंग की वजह से सोडियम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होती है, हाइपोकैलीमिया हो जाता है पेशेंट को। हाइपोकैलीमिया की वजह से कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज़ लाइक एरिथमियाज, जो हमने एनोरेक्सिया में भी पढ़ा था, ईसीजी चेंजेस। इसके अलावा पेशेंट में मेलिरी वीस्टियर होते हैं, मेलिरी वीस्टियर वोमिटिंग की वजह से। इसके अलावा एसोफेजियल रप्चर हो सकता है ऐसे पेशेंट में। इसके अलावा ऐसे पेशेंट में रीनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और पेटेट टीट हो सकते हैं। टीट में कैविटेशन बन जाती है ना, गैस्ट्रिक एसिड की वजह से टीट के एनामल है उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, पेरोटिड ग्लैंड इनलार्जमेंट भी हो जाती है। तो इनमें कॉम्प्लिकेशन है ऐसे पेशेंट में। कॉम्प्लिकेशन में एरिथमिया है, मेलिरी वीस्टियर है, एसोफेजियल रप्चर है, पेटेट टीट्स है, पेरोटिड ग्लैंड एनलार्जमेंट है। ऐसे पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट को मेजर करते हैं, ईसीजी चेंजेस देखते हैं और एंडोस्कोपी करते हैं अगर पेशेंट में मेलिरी वीस्टियर या फिर रप्चर की हिस्ट्री मौजूद हो। तो ये इन्वेस्टिगेशन में हम ये करते हैं। और इसके अलावा हम इन्वेस्टिगेशन में लेक्सेटिव की हिस्ट्री लेते हैं, डाययूरेटिक की हिस्ट्री लेते हैं और डायग्नोसिस के लिए हिस्ट्री के अलावा हम ये लैब इन्वेस्टिगेशन और उसके अलावा हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं फॉर कोमॉर्बिड कंडीशन। वैसे यूजुअली इसमें ज़्यादा नहीं होती। मैनेजमेंट में हम कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। और इसके अलावा हम SSRI भी देते हैं, 60 मिलीग्राम डेली हम देते हैं 1 ईयर तक। इसकी एविडेंस से शो होता है कि इसका जो इफेक्ट है वो अच्छा है। और इसके अलावा प्रोग्नोसिस जो है तो वो अच्छी है, मतलब मोर्टेलिटी एनोरेक्सिया नर्वोसा की बनिस्बत कम है, क्योंकि यहाँ पे वेट बिल्कुल नॉर्मल है। तो और जो ट्रीटमेंट है तो उसमें पेशेंट को हम कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करेंगे और डिजीज़ के बारे में एजुकेट करेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का कहेंगे, डाइट के बारे में कहेंगे, एक्सरसाइज के बारे में कहेंगे और जो नेगेटिव थॉट्स है पेशेंट में या जो फियर ऑफ फैटीनेस है तो उसको रिप्लेस करेंगे पॉजिटिव थॉट्स के साथ। थैंक यू।